हाँ। बच्चों, प्रातः वंदन। आपने पिछली कक्षा में उपमा अलंकार का अध्ययन किया। आज मैं आपको रूपक अलंकार पढ़ाने के लिए शुरुआत करती हूँ। बच्चों, मैं GGIC सैदाबाद से नीलम श्रीवास्तव कक्षा 10 को संस्कृत विषय पढ़ाने के लिए यहाँ आई। अब आप पिछली कक्षा में अभ्यास किए होंगे उपमा अलंकार का। एक बार फिर से उसको मैं दोहरा देती हूँ, जिससे कि आपका याद ताज़ा हो जाए और फिर आसानी हो याद करने में। साम्यम वाच्यम वैधर्यम वाक्यैक्य उपमा द्वयो। उदाहरण है मधुरा सुधावधधरः पल्लव तुल्यो इति पेलवः पाणिः चकित मृगलोचनाभ्याम सदृशी चपले च लोचने तस्याः। तो बच्चों, समझ में आया? जो पिछली कक्षा में पढ़ाया मैंने उसको दोबारा रिपीट किया और उसको इसका हिंदी है, उपमा अलंकार वहाँ पर होता है जिसमें उपमेय और उपमान दोनों की समानता, उपमेय और उपमान दोनों की समानता एक ही वाक्य में कही जाती है, जिसमें वैधर्म या विषमता का कोई भी चर्चा नहीं होती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। अब इसका उदाहरण बता दिया आपको। उदाहरण हिंदी में परिभाषा लिख सकते हैं और संस्कृत में भी लिख सकते हैं आप। तो इसको अभ्यास करिए, घर में बैठ के याद करिए उदाहरण सहित। एक एक उदाहरण प्रश्न पूछा जाता है आपके बोर्ड परीक्षा में। अब आज का जो है अलंकार है वह है रूपक अलंकार। इसकी परिभाषा है तद्रूपकम भेदो यह उपमानोपमेयो। ये संस्कृत में परिभाषा शॉर्ट में दी रहती है, जिससे कि आपको याद करना है। अगर संस्कृत में परिभाषा लिखते हैं तो उसकी हिंदी जरूरी नहीं है, लेकिन हिंदी में भी आप लिख सकते हैं। उदाहरण है इसका, किसलय करैल लतानाम कर कमलैः कामिनाम मनोजयति नलिनीनाम कमल मुखैर बिंदु भीर्योषताम मदनः। फिर से देखिए इसकी परिभाषा, तद्रूप कम भेदो व उपमानोपमेयो। ये संस्कृत में की शॉर्ट में परिभाषा दी है। उदाहरण है किसलय करैर लतानाम कर कमलैः कामिनाम मनोजयति नलिनीनाम कमल मुखैर बिंदु भीर्योषताम मदनः। अब इसका अर्थ क्या है? जहाँ पर उपमान और उपमेय में भेद रहित, यानी कोई भेद ना हो, आरोप हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। फिर से सुनिए, जहाँ उपमान और उपमेय में भेद रहित आरोप हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसको हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि उपमान और उपमेय के प्रकट होते हुए भी उनमें अत्यधिक साम्य के कारण जब अभेद प्रदर्शित किया जाता है तब वहाँ रूपक अलंकार होता है। एक बार फिर से देखिए, सरल शब्दों में क्या कहते हैं? जहाँ उपमान और उपमेय के प्रकट होते हुए भी उसमें अत्यधिक समानता होने के कारण जब अभेद, जिसमें कोई भेद ना हो, ऐसा प्रदर्शित किया जाता है तब वहाँ रूपक अलंकार होता है। अब इसका उदाहरण क्या है? किसलय करैर लतानाम कर कमलैः कामिनाम मनोजयति नलिनीनाम कमल मुखैर्मुखइन्दु भीर्योषिताम मदनः। अब उदाहरण सहित आपको ये अलंकार याद करना होगा। मालूम है आपको, लॉकडाउन के कारण आपकी विद्यालय में पढ़ाई नहीं हो रही है, जो 3 मई तक दिया गया है। तो आप घर बैठ करके पढ़िए और विद्यालय के ग्रुप में प्रश्न पूछिए लिख करके, तो मैं अगली कक्षा में आपको उसका आंसर दूंगी। ये आपका काम है कि अभ्यास करना, याद करना बार बार। तो आज आपको मैंने पिछली कक्षा में उपमा अलंकार, अब इसमें रूपक अलंकार पढ़ाया। ठीक, 2 अलंकार हो गया आपका। अब इसके बाद आता है अभ्यास कार्य। तो गृह कार्य में आप बैठ करके उपमा अलंकार और रूपक अलंकार
दोनों की परिभाषा संस्कृत में, हिंदी में बार बार लिख करके याद करिए और उसका एक एक उदाहरण जो आपको सरल लगे, बुक में कई सारे उदाहरण दिए रहते हैं, एक एक उदाहरण आप उसका याद कर लीजिए जो जल्दी आपको याद हो सके। अब इसके बाद आपका आता है यमक अलंकार। कौन सा अलंकार बच्चों? यमक अलंकार आता है जो दिया हुआ है। इसकी परिभाषा क्या है? सत्यर्थे पृथ गर्थायाः स्वर व्यंजन संहति। फिर से देखिए, सत्यर्थे पृथ गर्थायाः स्वर व्यंजन संहते क्रमेण तेनैव वा आवृत्तिर्यमकं विनिगद्यते। क्रमेण तेनैव आवृत्तिर्यमकं विनिर्गद्यते। परिभाषा इसकी है। अब इसको कैसे हिंदी में अर्थ लिखते हैं? कहते हैं अर्थों के पृथक पृथक होने पर, यानी अलग अलग अर्थ हो, पर स्वर और व्यंजन के समूह यानी वर्ण समूह की उसी क्रम में आवृत्ति होने पर यमक अलंकार होता है। सरल शब्दों में इसको हम क्या कहेंगे? जहाँ किसी शब्द विशेष की पुनः पुनः यानी बार बार आवृत्ति होती है किंतु उसका अर्थ भिन्न भिन्न होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। फिर से एक बार देखिए, सरल शब्दों में कैसे इसकी परिभाषा हम हिंदी में लिख सकते हैं। कहते हैं जहाँ किसी शब्द विशेष की पुनः पुनः माने बार बार, आवृत्ति माने आना, किंतु जब आता बार बार आता लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे इसका उदाहरण दिया है, सरस्वती प्रसादम में स्थितिम चित्त सरस्वती सरस्वतीम कुरुक्षेत्र सरस्वती। यहाँ प्रथम सरस्वती का अर्थ देवी सरस्वती है, द्वितीय का अर्थ है समुद्र, तृतीय सरस्वती नदी है और द्वितीय पंक्ति में एक कुरु क्रिया के रूप में प्रयुक्त है और दूसरे कुरु का प्रयोग कुरु प्रदेश के रूप में हुआ है। इसी पंक्ति में प्रथम क्षेत्र का अर्थ शरीर है, द्वितीय क्षेत्र का अर्थ है स्नान, कुरुक्षेत्र के रूप में हुआ है। परिभाषा के अनुसार वर्ण समूहों की आवृत्ति हुई है और प्रत्येक स्थान पर उसका अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। यानी एक ही शब्द कई बार आए लेकिन उसका अर्थ भिन्न हो, सरल शब्दों में बता रहे हैं आपको, तो उसका अर्थ भिन्न हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। अब समझ गए बच्चों? अब इसको आप अभ्यास में गृह कार्य में अपनी कॉपी में ऊपर हेडिंग डाल करके लिखिए यमक अलंकार, उसकी परिभाषा संस्कृत में भी दीजिए और हिंदी में भी, उसके बाद उसका अर्थ लिखिए, फिर उसके बाद उसका उदाहरण लिखिए कि किस परिप्रेक्ष्य में कौन से शब्द का क्या अर्थ है यमक अलंकार में। तो उससे समझ में आ जाएगा कि कई बार एक ही शब्द आया हुआ है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग दिया जा रहा है। इससे आपको समझने में आसानी होगी और जल्दी याद भी हो जाएगा। तो बच्चों, आज आपको मैंने उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और यमक अलंकार पढ़ाया। तो इसको आप याद करिए और लिख करके अभ्यास करिए। ये नहीं कि केवल रट लिया, देख करके किताब से, उसको लिख करके बार बार याद करिए तो वो बिना देखे आपके मन मस्तिष्क में छाया रहेगा और आपको लिखने में आसानी होगी। तो आज बच्चों यहीं तक पढ़ाते हैं। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों।